वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड बड़े सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो ये जो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का लगातार चेंज हो रहा है, वो दो प्रकार का है। एक तो डिस्क्रीट फॉर्म कि कुछ स्लैब्स में लगातार कुछ इंटरफेसेस में चेंज होता जाएगा, है ना। और एक होता है कंटिन्यूस फॉर्म, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। और कंटिन्यूस फॉर्म से तो जेई एडवांस में क्वेश्चंस भी आते हैं ना बच्चों, तो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसको आप देख लीजिए एक बार, अगर आप समझ जाएंगे तो आसानी से इनके क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। चलिए देखें, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो पहला पार्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज इन डिस्क्रीट फॉर्म, है ना बच्चों। तो इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक इंटरफेस है और इसके जो नीचे जहाँ पे इंसिडेंट रेट टकराएगी वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू 1 मान लेते हैं ना बच्चों। तो नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है। फिर उसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू 2 है। फिर आपका डिस्क्रीट लेयर आ गया, इनकी इसकी कुछ विड्थ होगी, है ना बच्चों। तो डिस्क्रीट फॉर्म में ऐसे विड्थ होंगी हर मीडियम के, है ना। फिर वैसे ही उसके बाद मान लीजिए आपके म्यू 3 मीडियम की विड्थ है। फिर उसके बाद मान लीजिए म्यू 4 मीडियम की विड्थ है। तो ये डिस्क्रीट फॉर्म में। तो यहाँ से जब लाइट रे जो है आपका वो एंटर करेगी बच्चों ऐसे, तो मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना बना रही है, आई। फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और हम ये मान रहे हैं कि ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो रेयर से डेंसर जा रहा है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे मान लीजिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो आर टू मान लेते हैं, क्योंकि म्यू 2 में आर 2 है ना। आर 1 हमने स्किप कर दिया, क्योंकि म्यू 1 में आई है तो म्यू 2 में आर 2 रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। फिर जब ये दूसरे इंटरफेस पे टकराएगा म्यू 2 और म्यू 3 वाले पर, तब भी इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आर 2 ही होगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों जो लेयर्स हैं, इंटरफेस हैं, ये पैरेलल हैं, तो इनकी नॉर्मल भी पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये हमें पता है ना। फिर उसके बाद और ऐसे मुड़ जाएगा, तो ये एंगल आर 2 है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर 3 हो गया। फिर यहाँ पे आप नॉर्मल डालोगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो म्यू 3 म्यू 4 के इंटरफेस पे है वो भी आपका आर 3 होगा। ये दोनों भी आर 3 एंगल होंगे ना। ये समझ में आता है आप लोगों को। उसके बाद फिर और मुड़ जाएगा, तो अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर 4 हो गया। तो जब यहाँ पे टकराएगा तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आर 4 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये डिस्क्रीट मीडियम है ना। सेपरेट सेपरेट मीडियम्स थे, इसलिए डिस्क्रीट फॉर्म में बोला मैंने, ठीक। अब देखिए, इसमें अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं बच्चों। तो स्नेल्स लॉ, तो जैसे आप फर्स्ट इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो म्यू 1 इंटू साइन आई, है ना। स्नेल्स लॉ तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हो, उसमें दिक्कत है नहीं। इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर 2 है, तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, तो म्यू 2 इंटू साइन आर 2। वैसे ही आप इस वाले इंटरफेस पे, सेकंड इंटरफेस पे म्यू 2 और म्यू 3 वाले पे लगाओ आप, तो वहां पे आपको मिलेगा म्यू 2 इंटू साइन आर 2 इज इक्वल्स टू म्यू 3, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन म्यू 3 में है आर 3। वैसे ही आप इस वाले इंटरफेस पे लगाओ म्यू 3 और म्यू 4 पर, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, म्यू 3 इंटू साइन आर 3 इज इक्वल्स टू म्यू 4, और म्यू 4 में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर 4, तो म्यू 4 इंटू साइन आर 4। तो देखो बच्चों, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। तो अल्टीमेटली इन तीनों इक्वेशन से आप बोल सकते हो कि म्यू 1 साइन आई मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू 4 साइन आर 4। यानी कि अगर सोचो कि मुझे ये एंगल पता होता, इंसिडेंट एंगल, और आर 4 म्यू 4 वाले मीडियम में मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर 4 पता होता, या आर 4 आपको निकालने के लिए बोला, तो आपको यहाँ स्नेल्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो म्यू 1 साइन आई मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू 4 इंटू साइन आई आर 4, है ना बच्चों। क्योंकि अगर आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो वो इक्वल होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और फाइनली उसी के बराबर आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट लिखें, किसी भी इंटरफेस से किसी भी इंटरफेस तक हम डायरेक्ट ये स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। किसी इंटरफेस का हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, किसी इंटरफेस का हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है, तो उनमें डायरेक्ट रिलेशन ये आ जाता है, म्यू 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 म्यू 4 साइन आर 4, है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं, बीच में हमें ये स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं, तो अल्टीमेटली वो इक्वल ही आ जाएगा, है ना। तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये चीज आप तभी लिख सकते हो जब यहाँ बीच में कहीं टीआईआर नहीं हो रहा है।
अगर मान लीजिए कि बीच के इंटरफेस पे टी आई आर हो जाता, अगर डेंसर से रेयर जाती और यहाँ तक वो पहुंचती नहीं तो रिफ्रैक्शन होता नहीं, तो फिर ये चीज वैलिड नहीं होती है ना। इसलिए यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट नोट लिखना चाहिए बच्चों। क्या लिखना चाहिए कि दिस दिस condition this condition is only applicable this condition is only applicable when this condition is only applicable when there is no TIR total inter reflection नहीं होना चाहिए ना बच्चों। there is no TIR between intermediate steps है ना, इंटरमीडिएट स्टेजेस। किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज पर, किसी भी इंटरमीडिएट इंटरफेस पर आपका टीआईआर नहीं होना चाहिए, तभी ये वैलिड है जब टीआईआर ना हो। अगर टीआईआर हो गया तो फिर ये आप रूल नहीं लगा सकते जो मैंने अभी आपको बताया ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, तो इससे रिलेटेड बच्चों हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखें कैसे। जैसे मान लो आपको इस टाइप से एक क्वेश्चन दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पे देखो। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, मान लीजिए म्यू 4 के बाद फिर से म्यू 1 मीडियम आ गया। जो स्टार्टिंग मीडियम था आपका म्यू 1 जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, और फाइनली भी आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम है वो सेम है, मतलब म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम आ गया म्यू 4 के बाद। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ से रे जाएगी तो ऐसे इमर्ज कर जाएगी। अब ये म्यू ये तो भाई आपका बढ़ रहा था, तो म्यू 4 से म्यू 1 क्या होगा, रेयर मीडियम, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो यहाँ पे फिर से स्नेल्स लॉ लगाओगे तो ये लिखोगे भाई साइन म्यू 4 इंटू साइन R4 इज इक्वल्स टू म्यू 1 इंटू साइन ई। और देखो म्यू 4 इंटू साइन R4 किसके बराबर है, म्यू 1 इंटू साइन आई। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा। तो ये चीज ही वैलिड है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस तभी होता है बराबर, याद रखेंगे, जब आपका इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल सेम मीडियम में है ना, ये याद रखिएगा। दिस हैपेंस व्हेन इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल आर इन सेम मीडियम, जब वो सेम मीडियम में होंगे। अगर सेम मीडियम में नहीं होंगे तो फिर ये वैलिड नहीं है, फिर तो ये वैलिड है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया म्यू 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू 4 साइन R4। ठीक, और बच्चों याद रखेंगे ये भी तभी वैलिड है जब बीच में टीआईआर ना हो, है ना। अगर बीच में टीआईआर ही कर गई तो वहां तक तो रे पहुंचेगी नहीं, तो फिर ये वाले रूल्स को वो फॉलो नहीं करेगी, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब देखो यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों स्टार्टिंग वाला, उसकी वैल्यू 2 है। फिर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बच्चों 1 है। फिर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.2 है। फिर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बच्चों √2 है ना। तो इस तरीके से मीडियम दिए गए हैं, और यहाँ पे जो लाइट रे है वो इस तरीके से इंसिडेंट कर रही है ऐसे, और इंसिडेंट कर रही है और बोला जा रहा है कि 45 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है। तो जब फाइनली यहां से निकलेगी, √2 वाले मीडियम से निकलेगी, है ना, बाहर आ जाएगी, तो आपको ये बताना है कि नेट एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ होगा बच्चों, है ना। तो आपको बताना है कि नेट एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा नेट, इस सवाल के लिए बताना है ना। अब कई बार बच्चे इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई यहाँ से ऐसे एंटर हुई, है ना बच्चों, फिर ऐसे गई, फिर यहाँ पे गई, तो फिर ऐसे गई, फिर यहाँ से गई, तो फिर ऐसे गई। ठीक, इस तरीके से गई। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो मान लीजिए R है, और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है। और आपको पता है अगर ये डिस्क्रीट फॉर्म में पैरेलल है, और यहाँ पर ये चीज आप डायरेक्टली लगा सकते हो क्योंकि ये इक्वल आता जाएगा। तो म्यू 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू 4 साइन R4। तो R4 की जगह यहाँ पे R है, और म्यू 4 की जगह यहाँ पर √2 है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, म्यू 1 इंटू साइन
यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं, स्नेल से लगाते हैं, ये रूल लगा लेते हैं ना बच्चों। तो इसको लिखेंगे, तो ये जो पहला है इस 2 है इंटू साइन आई, तो ये हो गया साइन 45 इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 और इंटू साइन आर, तो आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी बच्चों, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 और ये 1/√2 हो जाएगा ना, साइन 45 1/√2 इक्वल्स टू √2 और इंटू साइन आर। तो ध्यान से देखो ये 2 और ये 2, तो ये √2 बच जाएगा बच्चों, ये √2 कैंसिल, तो साइन आर की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। यानी कि सोचो जब रे इंसिडेंट हुई थी तो कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई बच्चों, 45, और फाइनली फाइनल सिचुएशन बना रहा हूं, फाइनल जब सिचुएशन हुई तो वो रिफ्रैक्ट हो गई कितनी बच्चों, 90 डिग्री फाइनली, जब वो मल्टीपल स्लैब से डिस्क्रीट फॉर्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बाहर आई। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया बच्चों, देखो आप, इसका ओरिजिनल पाथ तो ऐसा था भाई, ये इतना मुड़ गई फाइनली, मुड़ते 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 फाइनली इतना मुड़ गई कि 90 हो गया ना। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका आर है। तो देखो आर, ये वाला जो एंगल है ये बच्चों आई है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस आई, आर माइनस आई, तो आप उनको डेल्टा मिल जाएगा ना, डेविएशन मिल जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे डेविएशन निकाल लेते हैं, और आपका जो नेट एंगल ऑफ डेविएशन है वो हो जाएगा 90 माइनस 45, तो आंसर आएगा 45। और बच्चों ऑप्शन में 45 होगा, और जैसे ही आप उसको टिक करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये जो प्रोसेस आपने लगाई ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा हो ही नहीं रहा है, ऐसे नहीं निकालेंगे नेट डेल्टा। आपने ये जो रूल लगाया है ये बिल्कुल सही लगाया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि बीच में कहीं टीआईआर होगा कि नहीं होगा। अब हम कैसे चेक करेंगे, अगर बीच में टीआईआर हो गया होगा तो फिर ये चीज तो वैलिड ही नहीं है ना बच्चों, यही तो मैंने लिखवाया आपको, ये चीज वैलिड नहीं है जब आपका टीआईआर, और ऐसे कर लेते हैं, तो दिस इज रॉन्ग, ये आपको याद रखना है, ये रॉन्ग है भाई, ऐसे आप नहीं कर सकते हो, ये गलत है। पहले आपको चेक करना पड़ेगा टीआईआर है कि नहीं है, गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में टीआईआर हो रहा है, अगर नहीं होता तो बिल्कुल सही होता। देखो कैसे, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो टीआईआर की दिक्कत कब होती है किसी भी सिचुएशन में, जब रे डेंसर से रेयर जाए, रेयर से डेंसर में टीआईआर नहीं हो सकता, बट डेंसर से रेयर में हो सकता है। तो देखो 1 है यहाँ, 1.2 है, 1.4 है, तो ये तो आपका रेयर से डेंसर हो रहा है, तो इन दो इंटरफेस पे तो आपका टीआईआर नहीं होगा। लेकिन पहला इंटरफेस देखो, क्या पहले में पॉसिबिलिटी है टीआईआर की, यस, ये डेंसर मीडियम है और 1 जो है वो रेयर मीडियम है, तो यहां से यहां जाने में टीआईआर की दिक्कत हो सकती है, तो इसको चेक कर लेना चाहिए हमें। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, तो इन दोनों मीडियम के लिए, इन दोनों मीडियम के लिए 2 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और 1 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेट होता है साइन आईसी इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 1 है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल आ गया बच्चों 30 डिग्री। और देखो यहाँ पर जो फर्स्ट इंटरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45, इट इज ग्रेटर देन आईसी, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, अरे 30 से तो बड़ा है, इसका मतलब रे कभी भी यहां तक तो पहुंची नहीं जो आप सोच रहे थे, वो तो गलत हो गया, वो तो यहीं से टीआईआर कर गई थी भाई। अगर टीआईआर कर गई तो यहाँ पे रिफ्लेक्शंस के लॉ फॉलो हो जाएंगे, तो नेट डेल्टा क्या होगा, ओरिजिनल पाथ इसका ये था और ये इतना मुड़ गया, तो आप जानते हो जब रिफ्लेक्शन होता है तो जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो होती है 180 माइनस 2i, तो ये हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि वहां तक पहुंचा ही नहीं, तो ये चीज फेल हो गई। ये चीज तभी अप्लाई होती है जब आपका टीआईआर ना हो किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये हो चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे टीआईआर हो गया है, और अब जो नेट डेल्टा है वो रिफ्लेक्शंस के हिसाब से चलेगा, रिफ्लेक्शन के लॉ से। तो हमें पता है प्लेन एंगल में, मतलब जब रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बच्चों, ये टोटल 180 था, इसमें से i प्लस आई 2i को माइनस कर दो तो माइनस 2i, और 2i कितना है बच्चों 45, तो 180 माइनस 2 इंटू 45 तो 90, तो नेट डेल्टा, नेट एंगल ऑफ डेविएशन का करेक्ट आंसर क्या है बच्चों 90 डिग्री, और आप बता सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी हम ये चीज लगाएंगे किसी भी दो इंटरफेस के बीच में, अगर हम बीच के इंटरफेसेस को काउंट नहीं कर रहे हैं, वो तभी कर सकते हैं जब बीच में टीआईआर नहीं है, लेकिन टीआईआर हो गया
तो फिर आपको रिफ्लेक्शंस के रूल्स लगाने पड़ेंगे, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर होंगी। देखिए बच्चों, अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे किसका बच्चों, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, है ना। तो अभी आपके डिस्क्रीट फॉर्म में था, इंटरफेस वाइज थे, उनकी कुछ विड्थ होती थी, तो वैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे, है ना। बाकी उसका रूल यहाँ भी लग जाएगा जो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में था, ये कंटिन्यूस फॉर्म में। अब यहाँ पे दो तरीके के केस बन सकते हैं सेकंड पार्ट में, या तो आपका हॉरिजॉन्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली वेरी कर रहा होगा, या फिर वर्टिकली वेरी कर रहा होगा ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन। तो हम दोनों केसेस पे चर्चा करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें पहले हम लिख लेते हैं केस नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट के लिए जो कंटिन्यूस फॉर्म है। तो केस नंबर फर्स्ट में हम बात करेंगे जब व्हेन जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वर्टिकल डायरेक्शन में वेरी करेगा, मतलब जो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट इट इज अ फंक्शन ऑफ वाई, ऐसा मान लें। तो जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y का फंक्शन है, मतलब वर्टिकली वेरी कर रहा है, उस केस में क्या होगा, है ना, और हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, अब इसमें भी दो पार्ट हो सकते हैं। जो केस वन है उसमें भी दो तरीके से हम वेरी करा सकते हैं, या तो y के इंक्रीज होने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इंक्रीज करे, या y के इंक्रीज होने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करे। दो पॉसिबिलिटीज है ना बच्चों, y के इंक्रीज करने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करे, और y के इंक्रीज करने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करे बच्चों, डिक्रीज करे। तो इस तरीके से दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज पे चर्चा कर लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ए से डिनोट करते हैं, तो उसमें हम देखें व्हेन when the refractive index when the refractive index of medium when the refractive index of medium increases when the refractive index of medium increases with with increase with increase increase in हाइट मतलब y। तो y इंक्रीज कर रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम भी इंक्रीज करेगा। उस समय क्या होगा, तो देखिए उसका कंडीशन बनाते हैं। तो आपको यहाँ पर जैसे कि ऐसे हम ग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक। तो ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। अब जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लगातार, जब y में आप ऊपर जा रहे हो, तो लगातार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम चेंज हो रहा है y के रेस्पेक्ट में, है ना बच्चों। ये ओरिजिन है जहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम चेंज होना चालू करता है ना, ओरिजिन से। जैसे जैसे y बढ़ेगा तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, ऐसा बोला गया है, ठीक। तो आई होप आपको ये बात क्लियर है। तो सबसे पहले तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, जो रे ऑफ लाइट है उसका पाथ कैसा होगा उसको समझते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे ऐसे आई, ओरिजिन पर टकराई भाई, ठीक। अब यहाँ पर आपके y में जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो आपका क्या चेंज हो रहा है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, लेकिन x में चेंज नहीं हो रहा है, x में कांस्टेंट है। कैसा है बच्चों, x में कांस्टेंट। तो ये आपका स्लैब जो होंगे, जो आप स्लैब बनाओगे वो y में चेंज हो रहा है। तो आपके जो मान लीजिए बहुत स्मॉल, क्योंकि ये लगातार चेंज हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बहुत स्मॉल विड्थ के, एलिमेंटल विड्थ के, dx विड्थ के हम क्या मान लेते हैं बच्चों, स्लैब्स मान लेते हैं। कंटिन्यूस फॉर्म है ना, तो बच्चों हमें dx विड्थ के, बहुत छोटे छोटे विड्थ के क्या मानने पड़ेंगे, यहाँ पे स्लैब्स मानने पड़ेंगे। तो जैसे मान लो मैं बड़ा बना रहा हूं, लेकिन है ये बहुत छोटा, कि उसमें y का जो वेरिएशन है वो कैसा है बच्चों, dy का जो वेरिएशन है वो बहुत कम है, dy है ना। तो ये मैं बनाने के लिए बड़ा थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, लेकिन आप ये बात समझो कि ये जो विड्थ है ये बहुत छोटी है, ये dy1, ये इतनी छोटी विड्थ है कि इसमें y का वेरिएशन है ही नहीं। तो इस पूरी स्ट्रिप में y का वेरिएशन नहीं है, सिर्फ किसका वेरिएशन, x में। लेकिन x के लिए तो बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होगा। ये सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, अभी मैंने आपको बताया, y पर। तो ये स्मॉल विड्थ इतनी छोटी है कि y चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इस पूरी स्ट्रिप में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। ये बहुत पतली सी विड्थ है। फिर वैसे ही इसके ऊपर लेयर है, एक और विड्थ है जिसपे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, बट ये विड्थ फिक्स है d/2। तो यहाँ पर आप लगभग कैसा मान सकते हो बच्चों, कांस्टेंट मान सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे ऊपर एक और लेयर, ऐसी लेयर,
तो जब भी आपको न्यू फंक्शन ऑफ वाई है, तो जो आपके इंटरफेसेस बनेंगे, जो छोटे छोटे इंटरफेस बनेंगे डीवाई डीवाई के, स्मॉल स्मॉल अमाउंट के, डिफरेंशियल अमाउंट के, तो वो जो सारी चीजें होंगी, वो जो सारे इंटरफेसेस बनेंगे, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बात समझ में आना चाहिए आपको। क्यों पैरेलल टू एक्स एक्सिस? क्योंकि एक्स में तो ये कांस्टेंट है, सिर्फ किस में वेरी कर रहा है बच्चों? वाई में। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाना है। तो इस पे किसी भी इंटरफेस पे जो नॉर्मल बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों? पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये भी आपको समझ में आता है। अब ध्यान से देखो, तो ये आपका जो है यहाँ तो बाहर, ओरिजिन के बाहर जहां से ये इंसिडेंट रे आई है, और मान लीजिए ये जो इंसिडेंट रे है बच्चों, ये नॉर्मल के साथ। अब ऑब्वियसली बात है, आपके स्लैब ऐसे हॉरिजॉन्टल बन रहे हैं, हॉरिजॉन्टल बन रहे हैं, बाई के साथ इंक्रीज हो रहा है, बट स्लैब का इंटरफेस हॉरिजॉन्टल है, तो परपेंडिकुलर टू, पैरेलल टू वाई आप नॉर्मल बनाओगे। तो ये हमारे लिए नॉर्मल है पहला, जब वो इस इंटरफेस पे आया dy 1 पर। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों, वो मान लीजिए अपना थीटा नॉट है। अब ये तो एयर में बना है, एयर में, तो ये तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो अब ये कहां से कहां जा रहा है बच्चों? डेंसर से, सॉरी रेयर से डेंसर। एयर से जब इंटरफेस पे आएगा, जिसमें वो वेरिएबल चेंज हो रहा है कंटिन्यूस फॉर्म में, तो ये कैसा आएगा बच्चों? डेंसर से, रेयर से डेंसर, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगा। मतलब इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उससे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा सा ऐसे कम होगा, है ना बच्चों? तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये रे ऐसे आ गई। उसके बाद यहाँ क्या होगा? ये लगातार आप बढ़ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर लेयर में बढ़ रही है, हर वाई में बढ़ रही है, एक्स में कांस्टेंट है, तो बढ़ रही है, तो ये रेयर से डेंसर ही जा रहा है, तो फिर टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगा। तो देखो ये लगातार चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे से। ये मैंने विड्थ बड़ी बनाई है, मोटी बनाई है आपको समझाने के लिए, लेकिन ये बहुत पतली पतली है। ये कंटिन्यूअसली लगातार हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर, हर वाई पर ऐसे 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 चेंज हो रहा है। तो सोचो ये जो लाइन है, फिर ये ऐसे डिस्क्रीट लाइन नहीं दिखेगी आपको, ये परफेक्ट एक कर्व लाइन बन चुकी होगी, कर्व लाइन। यानी कि एक्चुअली मुझे जब बनाना चाहिए तो इसका ग्राफ ऐसे बनाना चाहिए। देखो आप कि आपका जो ये y है और ये आपका जो x है, तो जैसी यहाँ पे एंटर करती है रे इस तरीके से थीटा नॉट से, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल ये बैंड होगी, और ये कंटिन्यूअसली ऐसे बैंड होगी। तो एक बढ़िया कर्व लाइन मिलेगा आपको, कर्व पाथ मिलेगा। तो लाइट रे का इसमें जो पाथ होगा बच्चों, वो कर्व्ड पाथ होगा। कैसा पाथ होगा बच्चों? कर्व्ड पाथ। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जब हाइट के साथ मीडियम इंक्रीज करेगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा, तो उसका पाथ जो होगा रे ऑफ लाइट का, वो इस शेप का होगा, है ना? वैसे ही हम इसके सेकंड केस के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड केस होगा बच्चों इसका, उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? जो इसका बी पोर्शन है उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। इसमें ये बोल सकते हैं हम कि व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, refractive index of medium decreases with the increase of height, with increase in height। मतलब अब y इंक्रीज कर रहा है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो उस समय कैसा पाथ होगा? तो हम फिर से ये बनाते हैं बच्चों, और फिर से देखते हैं जल्दी से, है ना? तो देखो यहाँ पर इसी तरीके की एनालिसिस करेंगे तो हमें पाथ समझ में आ जाएगा। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब आप वाई में जब इंक्रीज कर रहे हो, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिक्रीज कर रहा है। जैसे वाई बढ़ता जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वाई में वेरिएबल है, एक्स में नहीं। तो फिर से वही, आप स्मॉल स्मॉल लेयर्स बना लो, ऐसे स्मॉल स्मॉल लेयर्स बना लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये जो इंटरफेसेस हैं, ये जो बीच में मीडियम है, इनमें वाई कांस्टेंट है, वही बहुत स्मॉल अमाउंट की लेयर है ये dy1 dy2, कि इसमें y का कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो हमें एक कांस्टेंट स्ट्रिप मान सकते हैं बच्चों, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से वही बात है कि यहाँ से ऐसे रे आएगी, मान लीजिए थीटा नॉट एंगल पे आएगी, तो ये तो एयर से आ रही है, तो और इसका कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, ये रेयर है, ये डेंसर है, तो ये मुड़ेगी तो अभी भी टूवर्ड्स द नॉर्मल। और यहाँ पर बच्चों कैसा बनेगा? नॉर्मल पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ऐसे बना, टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ा इस तरीके से, फिर यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब क्या होगा आप सोचो, जैसे ही यहां से आएगा, तो ये जो सेकंड इंटरफेस में आएगा, यहां से यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया, मतलब ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, और फिर ऊपर वाला और रेयर है, फिर ऊपर वाली लेयर और रेयर है। तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटते जा रहा है, तो डेंसर से रेयर की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगा ना, तो ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
फिर और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो बच्चों इसका जो पाथ है ये कंटिन्यूअसली ऐसे हो रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइंस में नहीं होगा, ये एक बढ़िया ऐसे कर्व पाथ ले लेगा, इस तरीके से कर्व पाथ ले लेगा, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं फिर से। देखिए जो एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री बनेगा वो अब आपको समझ में आ गया होगा। जब इंक्रीज कर रहा है तो ऐसी ट्रेजेक्ट्री है, इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री है, और जब डिक्रीज कर रहा है तो इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री है ना। तो वाई और एक्स में आपका इस तरीके का ग्राफ बनेगा, मतलब यहां से ये आपकी रे आई थी और फिर ये ऐसे मुड़ के इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री ले रही है ना। ये बैंड कर रही है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, और जब वाई में इंक्रीज कर रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये बैंड कर रहा है अब टूवर्ड्स वाई एक्सिस, है ना। तो बच्चों आई होप आपको ये वाला केस, जो सेकंड आपका प्रोसेस है, सेकंड जो आपका फॉर्म है कंटिन्यूस फॉर्म वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसका आपको पहला केस समझ में आया होगा कि y में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है तो y के साथ अगर इंक्रीज करता है तो कैसा ट्रेजेक्ट्री लेता है, और अगर y के साथ डिक्रीज करता है तो फिर कैसी ट्रेजेक्ट्री लेता है ना। सेम ये केस हम किसके लिए अब सॉल्व कर सकते हैं, केस नंबर 2 हम लिख सकते हैं व्हेन, अब अभी हम वर्टिकली वेरी कर रहे थे कंटिन्यूअसली, है ना, अब हम हॉरिजॉन्टली करेंगे। तो व्हेन म्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो म्यू जो है वो आपका फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, यानी कि अब वो हॉरिजॉन्टली वेरी करेगा, वर्टिकली वेरी नहीं करेगा। तो फिर ट्रेजेक्ट्री कैसी बनेगी, पाथ कैसे बनेंगे, है ना बच्चों, उसको देखते हैं। और इसमें फिर से दो फॉर्म हो सकते हैं, जब x इंक्रीज कर रहा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करे, और जब x इंक्रीज कर रहा हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसके भी दो पार्ट हो सकते हैं ना बच्चों। तो हम यहाँ पे पहले ए पार्ट लिख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर ए पार्ट क्या लिखेंगे बच्चों, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम increases, when refractive index of medium increases with increase in x axis। तो जैसे आप x axis में इंक्रीज कर रहे हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा, तो फिर क्या होगा, है ना। तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ट्रेजेक्ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस। अब देखो बच्चों x में वेरी कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, y में वेरी नहीं कर रहा है। किस में वेरी कर रहा है बच्चों, x में वेरी कर रहा है। तो आप ऐसे समझो यहाँ पे x में वेरी कर रहा है तो y के लिए तो ये कांस्टेंट है। अब जो आपकी स्ट्रिप्स बनेंगी बच्चों, स्ट्रिप्स, वो कैसी स्ट्रिप्स बनेंगी, dx की स्ट्रिप्स बनेंगी, dx मतलब पैरेलल टू y एक्सिस आपकी स्लैब्स बनेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस आपके स्लैब्स बनेंगे। ये आपका dx1 है बच्चों, ये dx2, ये इतनी पतली स्ट्रिप्स बन रही हैं। समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बड़े बड़े मोटे मोटे स्ट्रिप्स बनाए हैं, लेकिन ये इतनी पतली स्ट्रिप है कि इसमें x में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इस पूरी लाइन में, और y के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा है, x के साथ हो रहा है। तो x चेंज नहीं हो रहा है तो पूरे y में आपका कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अब स्ट्रिप्स कैसी बनी है, पहले पैरेलल टू x एक्सिस बनी थी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, अब जो आपके इंटरफेसेस हैं वो कैसे बने हैं बच्चों, वर्टिकल पैरेलल टू y एक्सिस। तो अब हमें इन इंटरफेसेस पे नॉर्मल बनाना है, तो हमें पैरेलल टू x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा, तब वो नॉर्मल कहलाएगा इन इंटरफेस से, क्योंकि इंटरफेस ही वर्टिकल है तो उससे नॉर्मल हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, है ना। आई होप आपको ये बात क्लियर है। इसके बाद ध्यान से देखो तो फिर से वही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, और ये लगातार जैसे जैसे आप x में आगे जा रहे हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है ना बच्चों, इंक्रीज कर रहा है, मतलब आप डेंसर मीडियम पे आते जा रहे हो, रेयर से डेंसर जा रहे हो, फिर रेयर से डेंसर जा रहे हो, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ये रे आई, और ये जो रे आई बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपकी अब स्ट्रिप्स ऐसी हैं, है ना, तो आपकी स्ट्रिप्स ऐसी हैं, तो यहाँ पे ये वाली स्ट्रिप भी ऐसी है बच्चों, ये इंटरफेस है तो ये नॉर्मल होगा, तो ये एंगल मान लीजिए थीटा नॉट है, ठीक। तो फिर क्या होगा बच्चों, अगर ये थीटा नॉट है और ये आपका नॉर्मल है ना, ये कैसा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस केस में, तो यहां से वो कैसा मुड़ जाएगा बच्चों, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ऐसे आप मान लो, ठीक, ये इस तरीके से आया और इस तरीके से मुड़ गया। फिर यहाँ पे देखो ये नॉर्मल है बच्चों, तो क्या होगा, फिर क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो रेयर से डेंसर जा रही है, तो फिर टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहाँ पर फिर टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहाँ पर तो फिर ये टूवर्ड्स द नॉर्मल।
तो इस तरीके से चलेगा। तो देखो ये ऐसे मुड़ती जाएगी और ये कंटिन्यूसली हो रहा है। अब ये ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेंगी आपको, ये बढ़िया एक कर्व पाथ दिखेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर पॉइंट पर, हर एक्स की वैल्यू पर चेंज हो रहा है ना बच्चों। क्योंकि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा है। तो यहां से हम लोग इसका ट्रेजेक्ट्री बना सकते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, और अगर आपका म्यू इंक्रीज कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ से भाई किसी भी तरीके से ऐसे ये आया, ये एंगल आपका इंसिडेंस थीटा नॉट, तो ये ऐसे मुड़ने के बाद ऐसे कर्व पाथ लेगा इस तरीके से। मतलब जब आप एक्स एक्सिस में इंक्रीज कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो बैंड्स टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस हो रहा है, जबकि वाई में ऐसा तब होता था जब वाई में डिक्रीज होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक्स में रिफ्रैक्टिव इंक्रीज होता है, तब भी आपका जो कर्व है ना, कर्व लाइन है, जो ट्रेजेक्ट्री है वो टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस बेंड होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसका अब हम लोग बी पोर्शन भी कर लेते हैं। ये आपका ए वाला पोर्शन था, बी पोर्शन। बी में क्या होगा बच्चों, आपको पता ही है, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिक्रीजेस, है ना बच्चों, डिक्रीजेस। अब डिक्रीज करेंगे, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में इंक्रीज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा, है ना। फिर से वही बात, जल्दी से इसको बना लेते हैं बिना टाइम लगाए। तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। आपको पता है स्ट्रिप्स तो आपकी कैसी बननी है बच्चों, पैरेलल टू वाई एक्सिस, और आप एक्स एक्सिस में आगे जा रहे हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपका ये रे आई और हॉरिजॉन्टल के अलोंग नॉर्मल है, तो ये एंगल आपका थीटा नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। तो पहले तो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा बच्चों, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आप देखो यहाँ पे बनाएंगे तो अब ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब डेंसर से रेयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। फिर यहाँ पे फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, फिर यहाँ से फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये देखो बच्चों, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी ऐसे, तो ये कंटिन्यूसली ऐसे बैंड होगी, तो ये कर्व पाथ ले लेगा और बैंड टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री बनेगा, जब एक्स एक्सिस के अलोंग आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, तो इसका ट्रेजेक्ट्री ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे बेंड टुवर्ड्स वाई एक्सिस। तो आई होप आपको कंटिन्यूस फॉर्म में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं उनमें अलग अलग तरीके से कितने पॉसिबल आपकी ट्रेजेक्ट्री हो सकती है वो मैंने सब बता दिया। वेरिएशन विथ आपको मैंने हाइट भी बता दी, वेरिएशन विथ मैंने आपको एक्स एक्सिस भी बता दी, और दोनों तरीके के वेरिएशन बता दिए कि इंक्रीज भी करने वाला वेरिएशन और डिक्रीज करने वाला वेरिएशन, है ना। तो आई होप आपको ट्रेजेक्ट्री समझ में आई होंगी। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कैसे बनते हैं, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं ना बच्चों। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो समझते हैं। आपसे बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन आइसोट्रोपिक मीडियम वेरीज, एक्स के साथ वेरी कर रहा है ना बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, म्यू इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स प्लस 1। और आपको समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका म्यू भी जो है वो इंक्रीज होगा, मतलब एक्स के इंक्रीज के साथ म्यू इंक्रीज कर रहा है। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन पे इंसिडेंट हुई जस्ट अलोंग वाई एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब होता है बच्चों, तो आपको एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, उसी को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं ना। तो आप तो याद रखेंगे, कभी भी आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोला जाए तो इट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड एक्स, है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे, एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो सबसे पहले तो हम ट्रेजेक्ट्री बना लेते हैं, लाइट रे कैसे बेंड होगी ये भी समझ लेते हैं। और अगर आपको अभी याद है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो आपको पता है, देखो यहाँ पर आपका एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो जो आपकी स्ट्रिप्स बनेंगी बच्चों उसमें एक्स कांस्टेंट, मतलब आपका एक्स एक्स वेरी करने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है ना, ये तो हमें समझ में आता है। लेकिन वाई में वेरी नहीं कर रहा है, तो आपकी स्ट्रिप्स कैसी बनेंगी बच्चों, ये आपको पता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेंगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और इस पे नॉर्मल जो बनेगा इस इंटरफेसेस पर, वो कैसा बनेगा बच्चों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ये पैरेलल टू वाई एक्सिस।
अब देखो, जैसे ही आप इसमें एंटर करोगे तो आपको क्या बोला है कि जस्ट अलोंग वाई एक्सिस, मतलब ऐसे एंटर कर रहे हो आप अलोंग द वाई एक्सिस, ऐसे, ये इंसिडेंट रे है। तो ये नॉर्मल है बच्चों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है, 90 डिग्री। देखो आप, इसको बोलते हैं ग्लांसिंग इंसिडेंस, इसको ग्लांसिंग इंसिडेंस भी बोला जाता है। ग्लांसिंग इंसिडेंस का मतलब जो आपका क्या है बच्चों, इंसिडेंस, ग्लांसिंग इंसिडेंस। जो आपकी रे है वो 90 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, मतलब 90 नहीं, अगर ये 90 पे होगी तो नॉर्मल के अलॉन्ग ये सीधी निकल जाएगी वाई एक्सिस में, तो मुड़ेगी नहीं। ये 90 से थोड़ा सा इधर होती है, कम होता है, मतलब ऐसा समझ लो 89.99 डिग्रीज, उसको हम अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्रीज मान सकते हैं ना, ग्लांसिंग इंसिडेंस बोलते हैं इसको, ठीक। मतलब एग्जैक्टली 90 पे नहीं, तो वो सीधी निकल जाएगी, बैंड ही नहीं होगी, क्योंकि 90 डिग्री पर बैंड नहीं होती ना बच्चों, अलोंग द नॉर्मल वो सीधी निकल जाती है। तो उससे थोड़ा सा कम 89 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली कितना एंगल मान लेते हैं, 90 डिग्री। तो ऐसे इंसिडेंस को हम बोलते हैं ग्लांसिंग इंसिडेंस, है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद फिर कैसा होगा बच्चों, इसका पाथ कैसा होगा, ये भी आपको पता है। जब x में आप इंक्रीज कर रहे हो, x में जा रहे हो, तो x इंक्रीज होने के साथ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है तो आपको पता है ये बैंड टुवर्ड्स द नॉर्म, टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस बैंड होता है, ऐसे भाई, ऐसी होती है ना आपकी, ये टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस आपका बेंडिंग होती है ना। ये अभी हमने ट्रेजेक्टरी देखी है, पाथ देखा है। अब ये जो ट्रेजेक्टरी है, ये जो पाथ है, इसकी इक्वेशन बताना है। मतलब इसके किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ, तो इसके किसी भी पॉइंट पर आपको क्या बताना है बच्चों, एक्स और वाई में रिलेशन बताना है ना। हर पॉइंट पे एक्स और वाई रिलेट कर रहे हैं ना, तो वो इक्वेशन ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। तो मान लीजिए ये पॉइंट पकड़ लेते हैं, इस पी पॉइंट पर आपको एक्स कॉमा वाई जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं इनके बीच का रिलेशन चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कोई भी एक पॉइंट मान लो पी, और वहां से बच्चों टेंजेंट ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ कर लो, टेंजेंट। तो अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ होगी, है ना। ये टेंजेंट क्या होती है, कर्व के किसी एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन। अच्छा, यहां पर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है भाई, देखें आप। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊं पॉइंट पी पर, तो पॉइंट पी के इंटरफेस पे तो नॉर्मल ऐसा है, तो ये जो है आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों कितना हो गया, आई, है ना। यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं, कितना है, आई। तो आप ध्यान से देखो, अगर ये वाले इंटरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो इस वाले इंटरफेस पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये भी किसके बराबर होगा बच्चों, आई के बराबर, है ना। अभी हमने डिस्क्रीट वाले पे देखा था ना, तो ये भी तो आप ऐसा सोच सकते हो, जो कंटिन्यूस फॉर्म है वो डिस्क्रीट फॉर्म जैसा ही है, बट इसमें डिस्क्रीट जो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनकी विड्थ बहुत छोटी है, बहुत छोटी। तो इतनी पतली सी विड्थ में, इतनी पतली सी विड्थ में, इस विड्थ में, डीएक्स विड्थ में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा है, ये डीएक्स इतना छोटा है। तो इसके दो इंटरफेस अगर देखें, पहले वाला इंटरफेस और बाद वाला इंटरफेस, तो बाद वाले इंटरफेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो पहले वाले इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, है ना बच्चों। तो ये भी, ये आई है तो ये भी आई होगा, ये तो आप समझते हो। और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर्मल से एंगल जो है वो आई के बराबर है, तो इस इंटरफेस के लिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, और इस पी के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब ध्यान से देखें, तो ये एंगल आई है, पैरेलल के साथ ये रे बना रही ना, और ये किसका डायरेक्शन है बच्चों, टेंजेंट, टेंजेंट। तो ये टेंजेंट यहाँ पे आके एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो टेंजेंट का एंगल विथ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो एक्स एक्सिस से ही एंगल है भाई, ये और ये लाइन तो पैरेलल है ना, नॉर्मल तो आपने पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींची है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एक्स एक्सिस पे ये टेंजेंट भी कितना एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई, है ना बच्चों। ये इस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, बट इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और उसके जस्ट पहले वाली जो लेयर है उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना रहा होगा बच्चों, आई रहा होगा। अब आप ध्यान से देखो, तो इसमें आप जो मैंने डिस्क्रीट वाले में आपको बताया था, n1 μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ4 इंटू साइन r4, वो वैलिड होता है अगर रे टीआईआर नहीं कर रहा है। तो देखो यहां से इस पॉइंट तक, यहां से इस इंटरफेस तक इसने कहीं भी टीआईआर नहीं किया है, तो हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, ये तो एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो जो हमने लॉजिक पीछे सीखा है कि अगर यहाँ पे टीआईआर है तो हम बोल सकते हैं हेयर नो टीआईआर हैपेंस, नो टीआईआर हैपेंस। यहां तक जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं वहां पे कोई भी टीआईआर हैपन नहीं हुआ है,
नो टी आई आर हैपेंस। और अगर ऐसी बात है तो हम लगा सकते हैं 1 साइन आई, डायरेक्ट इस इंटरफेस और इंटरफेस में, इस इंटरफेस से इस इंटरफेस में हम रूल लगा सकते हैं, इसने तो लगा सकते हैं ना, ये हमने पहले सीखा हुआ है। तो 1 साइन आई, आई की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री इज इक्वल्स टू यहाँ पर, तो यहाँ पे किसी भी एक्स पर, फिर ये dx बिट है, ये dx बिट बहुत छोटी है तो हम ये बोल सकते हैं ये x पे बन रहा है ना। तो किसी भी x पर जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो बच्चों म्यू है, तो यहाँ पर x पे जाके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, इनटू साइन r रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पॉइंट P पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके पहले इंटरफेस पे वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ना। तो साइन आई लिख सकते हैं हम। तो यहां से देखो बच्चों साइन आई की वैल्यू मिल जाएगी, साइन आई की वैल्यू, तो साइन आई की वैल्यू कितनी हो गई देखो, साइन आई इज इक्वल टू साइन 90 डिवाइड बाई म्यू। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, तो साइन 90 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/म्यू, है ना। म्यू की वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे, तो 1/म्यू मिल गया। ये क्या मिला अपन को बच्चों, साइन आई। अब देखो इस पॉइंट पे जो ये टेंजेंट खींची आपने, तो ये टेंजेंट क्या बताता है किसी पॉइंट पर, इंस्टेंटेनियस रेट, है ना बच्चों। ये अब आपने एप्लीकेशन सीखा हुआ है बेसिक मैथ्स में। किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है और उसका एंगल टेन थीटा जो होता है वो dx बाई dt देता है, स्लोप। भाई स्लोप जो होता है बच्चों किसी भी वाई एक्स कर्व में, वही तो टेंजेंट का टेन वाला एंगल होता है। ये टेंजेंट कितना एंगल बना रही है एक्स एक्स के साथ, आई, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा इस पॉइंट P पर, टेन आई। और इस पॉइंट P पर टेन आई को लिखने का एक और तरीका है dy बाई dx, ये भी हमने सीखा है। मतलब आपको ये बात समझ में आ गई कि जो स्लोप है dy बाई dx विच इज इक्वल टू टेन आई। अब टेन आई की वैल्यू हमें पता है, कैसे पता है, क्योंकि हमें साइन आई पता है। तो आप जानते हो अगर मुझे एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है तो मैं बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकता हूँ। एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो बाकी के टी रेशियोज निकाल सकता हूँ। जैसे इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ट्राइंगल बना लिया करते हैं। आपको साइन आई पता है ना, तो एक ट्राइंगल बना लिया करो, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया मान लेते हैं। तो साइन आई क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर आपका 1 हो गया, हाइपोटेनिस आपका म्यू हो गया। तो बेस कितना हो गया बच्चों, हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब देखो बेस, हाइपोटेनिस और परपेंडिकुलर तीनों पता है, तो आप टेन आई की वैल्यू बहुत आसानी से लिख सकते हो। टेन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 1/रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1, है ना बच्चों। आई होप आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे म्यू की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दो, तो आपको dy बाई dx मिल जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू मिली 1/म्यू स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा बच्चों, तो यहाँ से रूट ओवर म्यू स्क्वायर, तो म्यू की वैल्यू रूट थी, इसका स्क्वायर तो रूट हट गया, तो ये बचा x प्लस 1, और यहाँ पे बचा -1, तो -1 ये कैंसल, तो ये आया 1/√x। अब बच्चों इनको सेपरेट कर लो, हमें तो y और x में रिलेशन चाहिए ना, तो हम यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे dy इज इक्वल्स टू 1/√x इंटू dx। अब देखो बच्चों इस पॉइंट P पे हमें x और y का रिलेशन चाहिए, तो हम ओरिजिन से P पॉइंट के लिए x तक आए हैं और y में हम 0 से y आए हैं, x में 0 से x आए हैं और y में 0 से y आए हैं। तो आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, 0 से y, जब 0 से x चले हो तो y में 0 से y चले हो, तो आपने लिमिट लगा दी। अब जैसे ये लिमिट लगाओगे तो आपको y और x में रिलेशन आता हुआ दिखाई देगा, तो इसका ये dy का इंटीग्रेशन y होता है और लिमिट लगाओगे तो ये तो y मिलेगा, इज इक्वल्स टू 1/√x का आपको क्या करना है बच्चों, 1/√x dx का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आता है बच्चों 2√x, है ना। आप करके देखना, फॉर्मूला तो आपको पता ही है 2√x, और फिर लिमिट लगाओगे तो x या x आ जाएगा, तो वापस से 2√x आ जाएगा, -0, तो 0 लिखने की जरूरत है नहीं। तो y और x में रिलेशन आ गया देखो बच्चों, तो y इज इक्वल्स टू 2√x। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x फॉर दिस टाइप ऑफ वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रे ऑफ लाइट की ट्रेजेक्ट्री मिल गई है ना, तो ये जो रिलेशन है इसी को हम बोल सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ रे, ट्रेजेक्ट्री ऑफ रे। तो बच्चों आई होप आपको क्लियर है कि इस टाइप के वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं उनके सवाल कैसे करते हैं। तो आप मेन चीज स्टेप्स याद रखें, क्या करना है हमें, सबसे पहले देखना है कि टीआईआर तो नहीं हो रहा है, तो टीआईआर नहीं हो रहा है।
वो हमने देख लिया। फिर हमने जो डिस्क्रीट वाले फॉर्मूले सीखा था, वो किसी भी x पे जाके अगर y में वेरिएशन होता तो किसी भी y पे जाकर हम ये रिलेशन लिख लेते डायरेक्ट। तो वहां पे जो भी पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता उससे जस्ट पहले वाले इंटरफेस पे। तो वहां पे आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये लिख दो, क्योंकि x में हम dx विड्थ पे गए तो x में कोई वेरिएशन नहीं हुआ है, ठीक है बच्चों। फिर आप क्या करते, यहां से आप साइन आई की वैल्यू निकाल लिया करो, फिर साइन आई से आप टेन आई निकाल लिया करो, और टेन आई के लिए आप जब यहाँ पे क्या डालोगे बच्चों, टेंजेंट, तो वो टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स के बराबर हो जाया करेगा। उसके बाद आप सेपरेट कर लिया करो, इंटीग्रेशन कर लिया करो, तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल जाया करेगा, है ना। तो स्टेप्स आर मोर इंपॉर्टेंट, तो ये स्टेप्स आपको भूलना नहीं है, याद रखना है ना। हम एक दो सवाल और करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी बातें। देखिए बच्चों, ये हमारा पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इस नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो, आपको बोला है म्यू इज इक्वल टू रूट वाई बाई वन, मतलब आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाई के साथ वेरी कर रहा है, और जैसे जैसे वाई इंक्रीज कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंक्रीज है विथ इंक्रीज विथ हाइट, है ना बच्चों। और आपसे ये बोला है कि ये जो स्लैब है, जब ये इसकी थिकनेस डी है, मतलब ये जो वाई में इंक्रीज करता है ये इसकी लिमिट है, डी तक ही इंक्रीज करता है, फिर डी के बाद इंक्रीज नहीं करता है ना। तो आपसे बोला गया कि ट्रेजेक्टरी डिटरमाइन करिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताना है जब रे इनसाइड द स्लैब थी, उस स्लैब के अंदर थी, और फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बताना है जब वो स्लैब से बाहर आ गई, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब वो स्लैब से बाहर निकल रही होगी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे ग्राफ बना के आपको समझाता हूँ क्या सिचुएशन है। और ग्लांसिंग इंसिडेंस है बच्चों, ग्लांसिंग इंसिडेंस मैंने अभी आपको बताया क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। इसमें बोला गया है कि वाई एक्सिस में जैसे जैसे बढ़ोगे तो म्यू इंक्रीज होगा, वो हमें फंक्शन देखकर समझ में आ रहा है, फंक्शन ऑफ वाई में। और यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जब वाई एक्सिस में डिपेंड कर रहा है तो आपकी जो स्ट्रिप्स है बच्चों वो कैसी बनेंगी, एक्स में वेरी नहीं कर रहा है, वाई में वेरी कर रहा है। तो आपको जो डीएक्स विड्थ, छोटी छोटी विड्थ की जो स्ट्रिप्स बनानी है वो बच्चों इस तरीके से बनेंगी, है ना। ये तो हमें पता है, ये मैंने अभी आपको बताया हुआ है, ठीक। तो ये ऐसी स्ट्रिप्स बनेंगी हॉरिजॉन्टल। और ये जो स्ट्रिप्स है बच्चों, ये एक स्लैब में है, और ये जो स्लैब की थिकनेस है वाई में, ये डी तक ही है, उसके बाद फिर नहीं है, उसके बाद फिर आपका वेरिएशन नहीं हो रहा है ना। इसकी रेंज जो वेरिएशन की है वो 0 से लेकर डी तक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया। अब यहाँ पे ग्लांसिंग इंसिडेंस, अब देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स बन रही हैं तो नॉर्मल पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, जब ये रे एंटर कर रही थी ये, तो ये नॉर्मल है, और ग्लांसिंग इंसिडेंस है मतलब जस्ट ऐसे इंसिडेंट हो रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, मतलब 90 से थोड़ा सा कम, ताकि ये रिफ्लेक्ट हो पाए। तो इसको ग्लांसिंग इंसिडेंस बोलते हैं ना, ये मैंने अभी आपको समझाया है। अब क्या होगा बच्चों, देखो y में इंक्रीज करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको पता है ट्रेजेक्टरी कैसी होती है, ऐसी, ये टुवर्ड्स द y एक्सिस बैंड हो जाती है और फिर यहां से बाहर निकल जाएगी, है ना, ये हमें पता है। तो ये ट्रेजेक्टरी होती है। तो इस ट्रेजेक्टरी के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, इस जब ये इस स्लैब के अंदर है तो इसकी ट्रेजेक्टरी की क्या इक्वेशन है ये बताना है। और इक्वेशन का मतलब, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है भाई, वो होता है आपका एक्स और वाई में रिलेशन। तो कोई भी पॉइंट पी मान लो, ये आपका पॉइंट पी है इस इंटरफेस पर, तो इस पी पॉइंट पे मैंने एक्स कॉमा वाई मान लिया और ये एक्स कॉमा वाई में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप टेंजेंट ड्रॉ करो, है ना बच्चों, ये मैंने आपको सिखाया हुआ। तो ये आपका टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे नॉर्मल तो बच्चों पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो ये नॉर्मल है। तो इस वाले इंटरफेस पर ये जो एंगल है ना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम मान लेते हैं कितना है, आई, है ना, आई मान लेते हैं। तो ये पिछले वाली स्ट्रिप में, पीछे वाली स्ट्रिप में बच्चों, पीछे वाली स्ट्रिप में अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो पीछे वाली स्ट्रिप में ये एंगल ऑफ क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन, है ना। आई जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो ध्यान से देखो, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये एंगल ऑफ आई है, ये आई है तो ये आई है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और देखो बच्चों, जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, अगर ये आई है, ये 90 है, तो ये कितना एंगल बना रही है, 90 माइनस आई। तो पहले पिछले वाले केस में आपका जो आई था वही एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही थी। कौन बना रही थी बच्चों, टेंजेंट। लेकिन अब जो एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो आई नहीं बना रही, वो 90 माइनस आई बना रही है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर है, समझ में आया है ना। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई, तो ये भी एंगल आई हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल है।
और फिर आप ये ट्राइंगल देखो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो ये 90 हो गया, तो ये आई हो गया, तो ये वाला एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस आता है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस आई, है ना। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद फिर वही जो हमने पहले लगाया था वही चीज हम यहाँ पे लगा देंगे, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन, कि भाई यहां से लेकर इस इंटरफेस तक आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, क्योंकि बीच में कहीं पे भी टी आई आर नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एयर है तो 1 इंटू साइन 90 बच्चों इज इक्वल्स टू म्यू, है ना। किसी भी वाई पे जब आप गए हो तो वाई पे जाके जो आपने dy की विड्थ ली है, dy इतना छोटा है कि इसमें कोई y का वेरिएशन नहीं है ना। तो y पर आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू, तो म्यू इंटू साइन आई, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस था पॉइंट पी में, उससे जस्ट पहले इंटरफेस पर वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम आई लिख लेंगे। तो यहाँ से साइन आई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, साइन आई की वैल्यू आ जाएगी 1/म्यू, तो ये लिख लिया। और जैसे ये आया तो हमें पता है कि हमें ट्राइंगल चाहिए पड़ेगा, क्योंकि दूसरा एक एंगल आएगा, तो उसको लिख लेते हैं। तो ये आपका आई हो गया, तो इसका परपेंडिकुलर 1 हो गया, हाइपोटेनिस म्यू हो गया, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 1, हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो ये बेस हो गया, ठीक। आई होप ये तो पुरानी जैसी बातें हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। फिर आप क्या करो, सॉल्व कर लो। अब ये टेंजेंट का आपको स्लोप निकालना है, और इसका स्लोप tan ऑफ थीटा होता है, जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ बनता है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं स्लोप है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स यहाँ पे tan आई नहीं है बच्चों, देखो ये स्लोप एंगल कितना बना रहा है, 90 माइनस आई, तो ये tan ऑफ 90 माइनस आई है, नॉट आई, है ना। तो इस बात को याद रखना है, यानी कि ये किसके बराबर हो गया बच्चों, कॉट आई, 10 90 माइनस आई कॉट आई होता है, ये आपको पता ही है। तो कॉट आई क्या होता है बच्चों, भाई tan आई का उल्टा, tan जो था वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट होगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं जल्दी से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बेस, बेस कितना है बच्चों, रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन परपेंडिकुलर विच इज इक्वल्स टू 1। तो म्यू स्क्वायर, म्यू की वैल्यू डाल दो, तो म्यू का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस 1 माइनस 1 का रूट, तो 1 और 1 कैंसल, तो ये आ जाएगा रूट y। अब y वाले को y के साथ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट वाई इंटू डी वाई, और ये dx को उधर ले आओ तो ये हो जाएगा dx। दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि जब y में आप 0 से y गए तो x में 0 से x गए, तो 0 से x टू 0 से y। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये रूट 2y आएगा, है ना, करके देख लेना बच्चों। और ये आपका क्या आएगा, x आएगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि y और x में रिलेशन चाहिए, रूट y में नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ से हमें दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो ये आ जाएगा 4y इज इक्वल्स टू एक्स, और y और x में रिलेशन आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स बाई, है ना, स्क्वायरिंग करने के बाद तो ये हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायरिंग करोगे तो रूट 2 का स्क्वायर 4, रूट का y आ जाएगा, और x का स्क्वायर x, तो एक्स स्क्वायर बाई 4। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गई, और x और y में रिलेशन हो गया, है ना बच्चों। तो एक काम तो हो गया, x और y में रिलेशन आ गया, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई। अब हमें क्या करना है, जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आई तो ये स्लैब से जब ये रे बाहर जा रही है, तो इस पॉइंट P के, इस पॉइंट को Q मान लो, तो इस पॉइंट Q के x और y चाहिए हमें। तो देखो y तो हमें पता है कि जिस पॉइंट पर ये बाहर जा रही है वहां पे स्लैब एंड हो गया है, मतलब y की वैल्यू वहां पर क्या है बच्चों, d, जब ये बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे y की वैल्यू d रख दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, जब ये रे बाहर जा रही है तो उसके क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों, when ray comes out from slab then y is equals to d, तो y कोऑर्डिनेट बच्चों कितना हो गया, d, है ना। और उसके बाद x निकालना है, तो यहां से आप x निकाल लो, y की वैल्यू को d रख दो, तो ये 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4d, और यहां से आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट डी, यानी कि जो पॉइंट Q है जहां से ये रे बाहर आ रही है स्लैब से, तो इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 रूट डी कॉमा डी, है ना बच्चों। तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड प्रॉब्लम, जब रे बाहर आई रही है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कंटिन्यूअस वेरिएशन जब होता है स्लैब में, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर से वही स्टेप से याद रखिएगा, आप सबसे पहले
स्नेल्स लॉ लगा लो, बीच के इंटरफेसेस की जरूरत है नहीं, अगर टीआईआर नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट लगा सकते हो। उसके बाद फिर आप उसको dy बाई dx से स्लोप निकाल लो और स्लोप की वैल्यू को पुट करो, एक्स और वाई को सेपरेट करो, इंटीग्रेशन करो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल जाएगी। और किसी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स पूछा है तो वहां पे वाई पता होगा या एक्स पता होगा, तो वो वैल्यू डालो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में, तो आपको दूसरा कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएगा। तो आई होप बच्चों ये भी आपको क्लियर है। तो देखिए बच्चों, ये एक आपके पास सामने क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं हम लोग। और ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस में पहले पूछ चुका है ना, मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, पूछ चुका है ना। यहाँ पे एक चीज मैंने आपको मिस कर दी है, के की वैल्यू जो है वो बच्चों 1 है ना, ये दिया गया था क्वेश्चन में। ऐसा एक आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंक्शन दिया गया था और के की वैल्यू उन्होंने बताई हुई थी कि 1 है। तो जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। ग्लांसिंग इंसिडेंस है, और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि अगर आपका y इंक्रीज करेगा तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसको म्यू लिख लेते हैं, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, है ना। ये यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, जैसे जैसे y इंक्रीज करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। और हम जानते हैं ट्रेजेक्टरी बनाना, जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और आपको पता है कि अगर आपका y में चेंज हो रहा है तो आपका x में कांस्टेंट रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो स्ट्रिप्स जो बनेंगी वो पैरेलल टू x एक्सिस बनेंगी, तो जो आपका नॉर्मल होगा बच्चों वो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको पता है ये चीजें, तो ये हमने ड्रॉ कर ली। फिर यहाँ पे ग्लांसिंग इंसिडेंस है, मतलब जो रे आ रही है वो अलोंग द x एक्सिस आ रही है, मतलब जस्ट, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होगा, 90 नहीं होता, मैं कई बार बता चुका हूँ, है ना। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और जब ऊपर जा रहे हो तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, तो आपको पता है ये जो कर्व है ये टूवर्ड्स द, कैसे बैंड हो जाता है बच्चों, टूवर्ड्स द वाई एक्सिस बैंड होता है ना, ये तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पर फिर से हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना, तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि किसी भी वाई पे आप चले जाओ, एक पॉइंट पी ले लो, ये एक्स कॉमा वाई ले लो, इसमें रिलेशन निकालना है वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या डालना चाहिए अपन को, टेंजेंट, है ना, ये ऐसी टेंजेंट डालना चाहिए। और यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। तो यहाँ पर पॉइंट पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो इसके जस्ट पहले वाले इंटरफेस पर, पहले वाले बच्चों इंटरफेस पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इसके जस्ट पहले वाले जो इंटरफेस है, मतलब मुझे ये वाला लेना चाहिए था, ठीक। तो यहाँ पे मैं यहाँ बना देता हूँ, ये ऊपर वाली लेयर है बच्चों, ये नीचे वाली लेयर है, ठीक। तो जब आप ऐसे जा रहे हो, ये आपका टेंजेंट है, ये पॉइंट पी है, तो यहाँ पे आपने नॉर्मल ऐसे डाला, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो इसके पहले वाले जो इंटरफेस पर है ये नॉर्मल डालोगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उससे पहले वाले इंटरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई है ना। आई होप आपको बात क्लियर हो गई। और फिर ये जो टेंजेंट है ये नीचे जा रही है और ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, देखो ये, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये आपका आई है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों, 90 माइनस आई, जैसा अभी पुराना एग्जांपल किया था, है ना। तो जो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ एंगल बना रही है वो बना रही है 90 माइनस आई, ठीक। तो यहाँ से हम लोग ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हैं अब, ठीक। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले आप क्या लगा दो बच्चों, जो अभी हमने सीखा है कि किसी भी इंटरफेस पे हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है तो हम डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ से। अगर वो टीआईआर नहीं कर रहा है तो यहाँ टीआईआर नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट लगा देते हैं। तो पहले एयर है, कुछ नहीं दिएगा तो वो एयर है, तो 1 इंटू साइन बच्चों कितना 90 इज इक्वल्स टू आपका म्यू इंटू जो आपका ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो यहां से हम लिख लेंगे साइन आई, है ना बच्चों। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ना वो है साइन आई। तो ये लिखने के बाद आप ध्यान से देखो, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1 बाई म्यू, जो कि हमें पता है साइन आई की वैल्यू। और साइन आई की वैल्यू आई तो हमें किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं उसके लिए। तो ये आपका एंगल हो गया आई, ये आपका परपेंडिकुलर 1 और ये हो गया हाइपोटेनिस म्यू। तो आपका ये कितना हो जाएगा बच्चों, बेस, तो बेस भी आप लिख सकते हो म्यू स्क्वायर माइनस 1, है ना। आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद फिर क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको dy बाई dx लिखना है, टेंजेंट का आपको स्लोप लिखना है, ठीक। तो वो लिख लेते हैं। तो जो हमारा स्लोप होता है dy बाई dx वो होता है tan ऑफ जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो आई नहीं है, वो 90 माइनस आई है ना। ये मैं पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी था और इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, क्योंकि y के साथ वेरिएशन। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू कॉट आई, और कॉट आई होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 1 है,
तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये स्क्वायर कर लो आप, तो ये पूरा स्क्वायर रूट था, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हाफ हट जाएगा और k की वैल्यू 1 है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा बच्चों, k की वैल्यू 1 डाल दो और ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर करोगे ना तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा y की पावर 3/2 प्लस 1 माइनस 1, तो 1 और 1 कैंसल और डिवाइड बाई 1, तो नीचे लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, y की पावर 3/2 की पावर 1/2, है ना, रूट को हम 1/2 लिख लेते हैं। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा बच्चों y की पावर ये 3/4 हो जाएगा, है ना। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये dy बाई y की पावर 3/4 का इंटीग्रेशन 0 से y हो जाएगा इज इक्वल्स टू dx का इंटीग्रेशन 0 से x हो जाएगा, है ना। तो इसको आप जब फर्दर सॉल्व करोगे, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे बच्चों, है ना। तो इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पर ये ऊपर चले जाएगा तो y की पावर -3/4 आ जाएगी, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों कर लेना आप, अगर इसका जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो इसका इंटीग्रेशन आता है कितना, मैं आपको बता देता हूँ, और लिमिट पुट करना आप, है ना, ये आप सॉल्व कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क। तो 4y 1/4, है ना, ऐसा आएगा और इज इक्वल्स टू यहाँ पे dx का x आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका दोनों साइड पावर 4 करना पड़ेगा ना, ये 1/4 हटाना है तो दोनों साइड आप स्क्वायर नहीं करो, आप पावर 4 कर दो, है ना। तो इधर भी हम पावर 4 कर देंगे इसकी और इधर भी पावर 4 कर देंगे ना, बोथ साइड कर दिया, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का आएगा, उसके बाद आपको दोनों साइड पावर 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना बच्चों, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, ये तो आपका इक्वेशन आ गया। अब हम बोथ साइड क्या करेंगे, 4y 1/4, तो यहाँ से 1/4 को हटाने के लिए पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपको पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 की पावर 4, तो ये होता है बच्चों 256, है ना, मतलब 16 इंटू 16 256 हो जाएगा, इंटू वाई आ जाएगा, इंटू वाई, है ना, ये तो y 4 कैंसिल तो y, और ये x की पावर 4। तो यहाँ से आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इज इक्वल टू मिलेगा x की पावर 4 डिवाइड बाई 256, x की पावर, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ कर्व। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आए होंगे कि वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंटिन्यूस फॉर्म या डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है ना। बाकी आपको प्रोसेस याद रहनी चाहिए, अगर आपको प्रोसेस याद है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन है वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, वो भी जल्दी से कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला है कि आपके पास एक स्लैब है, स्लैब सफिशिएंटली लार्ज है ना, अच्छा बड़ा लार्ज है बच्चों, है ना। इसका क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ। और इसमें आपका जो म्यू है वो वेरी कर रहा है a माइनस बी टी से, और ए बी जो है वो आपके कॉन्स्टेंट्स है ना। टी मतलब टी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है, और इसकी जो थिकनेस है जिसपे ये डिपेंड कर रहा है, तो ये थिकनेस आपको टॉप से बॉटम की तरफ लेना है, टॉप से बॉटम की तरफ, ये आपको दिया गया है ना। टॉप से जैसे जैसे नीचे की तरफ थिकनेस बढ़ती जाएगी स्लैब की, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान से देखो तो माइनस बीटी है, तो टी बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। तो हम ये बोल सकते हैं सॉल्यूशन में, हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि जैसे जैसे आपका थिकनेस नीचे की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे म्यू जो है आपका वो घट रहा है, तो नीचे की तरफ घट रहा है, और नीचे की तरफ घट रहा है तो मतलब जैसे जैसे नीचे जा रहे हो तो आप रेयर मीडियम में आते जा रहे हो, डेंसर से रेयर, इस टाइप का, ठीक है बच्चों। तो जो आपकी लाइट रे है वो आपकी स्लैब में एंटर करने के बाद डेंसर से रेयर आएगी, है ना। ऊपर तो एयर है तो पहले तो ये रेयर से डेंसर गई, तो ये थोड़ा सा टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी, लेकिन उसके बाद ध्यान से देखो बच्चों, ये थिकनेस नीचे वर्टिकल है तो आपकी जो स्ट्रिप्स बनेंगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, ये तो आपको समझ में आता है। तो ये अब टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी ऐसे, फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये ऐसे कर्व पाथ लेगी बच्चों, और कर्व पाथ लेते 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 एक समय ऐसा आएगा कि ये टीआईआर कर जाएगी, और टीआईआर करके फिर से ये वापस ऐसे ऊपर की तरफ आएगी कर्व पाथ। तो आपको ये बताना है कि ये रे नीचे गई और फिर ऊपर आ गई, तो एक मैक्सिमम इसने डेप्थ ट्रेवल की है, मान लो कोई भी टी, तो ये मैक्सिमम जो डेप्थ है टी जो ये स्लैब के अंदर ट्रेवल कर रही है वो आपको बताना है ना। इसलिए आपसे बोला गया कि जो स्लैब है वो सफिशिएंटली लार्ज, ऐसा नहीं हुआ है कि इसको टीआईआर पहले करने से पहले ही वो दूसरे एंड से निकल जाए, ऐसा नहीं है, सफिशिएंटली लार्ज है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सफिशिएंटली लार्ज का क्या मतलब है। तो वो नीचे कितने दूर तक आई है, कितने डेप्थ पर तक ट्रेवल कर गई रे, वो मैक्सिमम डेप्थ निकालना है, और उसके बाद वो फिर ऊपर की तरफ बाहर आ जाती है ना बच्चों।
तो ये जो टी है डेप्थ, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एक बात इसमें देखें, जो हम अभी स्लैब में लगा रहे थे कि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, और जहां पे ये जस्ट बेंड हो रही होगी, उस पॉइंट पर जहां पे ये जस्ट बेंड हो रही होगी, तो वहां पे ये जो रिफ्रैक्शन हुआ होगा बच्चों उस इंटरफेस पे, वो 90 डिग्री हुआ होगा, तभी तो ऐसे मुड़ के फिर ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो जिस इंटरफेस पे, जिस डेप्थ पर, जिस इंटरफेस पे ये वापस मुड़ी है, यू टर्न लिया है, उस इंटरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना रहा है बच्चों? 90 डिग्री। इसका मतलब तो यही है ना। तो ये कंडीशन को हम यूज कर लेते हैं। अब क्योंकि जब ये जस्ट 90 डिग्री का रिफ्रैक्शन होगा, उससे पहले टीआईआर नहीं हुआ है, उसके बाद टीआईआर हो रहा है ना। तो उस इंटरफेस तक हम वो वाला रूल लगा सकते हैं जो अभी तक लगाते आए, जब आपका रिफ्रैक्शन ही हो रहा था। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट लेयर में वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं ना, क्योंकि फिर पहले ही लेयर में टीआईआर हो चुका है। तो जहां जस्ट टीआईआर हो रहा है मैक्सिमम डेप्थ पर, वहां पर हम क्या लगा लेंगे बच्चों? स्नेल्स लॉ, है ना। स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, उसके बाद के इंटरफेस पे नहीं लगा सकते, लेकिन उस इंटरफेस पे लगा लेते हैं। और जहां पे ये जस्ट मुड़ी है, वहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस इंटरफेस पे कितना रहा है बच्चों? 90 डिग्री, है ना। तो जल्दी से वो नियम लगा लेते हैं, आप स्नेल्स लॉ लगा लो। तो स्नेल्स लॉ से जो हमें मिलेगा, जो हमने पहले सीखा हुआ है और जब अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू साइन आई, मतलब साइन 60, इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन 90, है ना। मैंने स्नेल्स लॉ टीआईआर के जस्ट पहले तक लगाया है, जब तक टीआईआर नहीं हुआ था। टीआईआर के बाद के इंटरफेस पे नहीं लगाया, जस्ट टीआईआर के इंटरफेस तक लगाया, और वही तो अपना मैक्सिमम डेप्थ है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे जो भी थिकनेस टी होगी वही हमारी मैक्सिमम डेप्थ होगी। तो म्यू की वैल्यू क्या है बच्चों? वो रख देते हैं। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, म्यू की वैल्यू है a माइनस बी इंटू टी, और साइन 90 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। बीटी आप इधर ले लो, तो ये जो होगा आपका बीटी जो हो जाएगा बच्चों, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये इधर आ गया, तो √3 ये इधर चला जाएगा, तो a माइनस √3/2 बन जाएगा बच्चों ये। और b को आप ले जाओ नीचे, तो ये थिकनेस की वैल्यू आ जाएगी a माइनस √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/b। तो जो आपका मैक्सिमम डेप्थ ट्रेवल्ड बाई रे है, वो कितना हो गया बच्चों? a माइनस √3/2 इंटू 1/b। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, समझ में आया होगा, है ना। बहुत आसान सा सवाल था, आपने वही कंसेप्ट लगाया है कंटिन्यूस में भी जो डिस्क्रीट में पढ़ा है। बस यहाँ पर क्या होगी कि जो उनकी लेयर्स हैं डिस्क्रीट के मुकाबले बहुत पतली पतली हो जाएंगी, छोटी छोटी हो जाएंगी, लगभग टेंडिंग टू 0, है ना बच्चों। तो ये सेक्शन जरूर करें आप, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको बनना चाहिए। और खासकर जेई एडवांस में ये सेक्शन बहुत आता है। तो अब बाकी की चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।